नमस्कार सभी को। और बहुत ही आनंद फानंद में ये वार्ता बुलाई गई है। दो तीन मुद्दे हैं जिस पर आज विशेष रूप से बात करने की ज़रूरत है। एक तो आनंद फानंद में जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले सीए लागू किया गया, 2019 में कानून बन चुका था, 5 साल बाद ये लागू हुआ है। तो ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक तरह का प्रोग्राम है और पहली बार हुआ है। भारत एक सेकुलर और फेडरल स्टेट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना या न देना तय हुआ है। लंका में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ भी हिंदू रहते हैं। वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं उसके लिए क्या होगा। और जो सेकुलर कैरेक्टर रहा इसका, संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के कुछ बनाया था। और पाकिस्तान में क्या मुस्लिम का दमन नहीं करता, बांग्लादेश में नहीं करते हैं। बांग्लादेश अलग हुआ ना पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में लड़ाई नहीं। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पूरा हिंदू वोट पोलराइजेशन करने की एक चालाकी है। दूसरी बात, हम लोग लगातार जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, जब इलेक्शन आता है उनको अपनी जाति याद आ जाती है। लेकिन इतने दिनों से जाति जनगणना की मांग हो रही है कि आखिर ये जानने का अधिकार है, जब आप पेड़ पौधे सबकी गिनती कर रहे हैं तो ये जानने का अधिकार है। भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति जनगणना जब होएगी तो कम से कम हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे कि किन समुदाय के पास क्या है। और जाति जनगणना का मतलब ओबीसी जनगणना नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है तमाम लोगों की जनगणना हो। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी एक जाति नहीं है, सबकी जाति है। तो इससे कम से कम स्पष्ट रूप से पता लगेगा कि किन जातियों के पास कितना धन है, कितना जमीन है, कितने संसाधन पर उनका कब्जा है, और जो दमित है, जो पिछड़े हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। तीसरा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। 21 तारीख तक पूरा इंफॉर्मेशन पब्लिक करना है। और जिस तरीके से किस्तों में एसबीआई दे रहा है इंफॉर्मेशन, उससे इंटेंशन साफ है कि किस पार्टी को कहां से कितना पैसा मिला है, किसने दिया। और इसलिए जाति जनगणना से मैं जोड़ रहा हूं कि ये तो पता लगे कि चुनाव का चंदा देने वाले, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले हैं, उसमें कितने SC ST OBC हैं भी कि नहीं है। इससे भी पता लग जाएगा कि जो हजार करोड़ चंदा दिए होंगे उसमें देश के किस समुदाय का व्यक्ति है। इसलिए ये कास्ट सेंसस जरूरी है। तीसरी बात, जो मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद करूँगा। हमारे साथी विजेंद्र यादव साहब हैं, सूरज मंडल साहब, मैडम है इधर, तो वो आपको ब्रीफ करेंगे कि EVM को लेकर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो प्रेस ब्रीफिंग हमने देखा, वो एक तरीके से जो लोग EVM के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उसका मजाक बना रहे थे। तो मैंने उनका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक किया, तो गूगल पे, विकिपीडिया पे अवेलेबल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी कोई ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस में PhD हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा रहे हों कि उनको कंप्यूटर के बारे में या मशीन के बारे में सब आइडिया हो। BSc हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है और एक डिग्री और है, कोई मैनेजमेंट का डिग्री है। और इस तरह कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। तो मैं उनसे आग्रह के साथ ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक बार जो जजमेंट आ जाता है वो जजमेंट बदलता नहीं है? क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ही जो आदेश पारित होता है उसको फिर निरस्त नहीं होता है, उसका रिव्यू नहीं होता है? सब होता है। सबसे बड़ी बात है कि मशीन की बात है। अगर मैं किसी IAS ऑफिसर को बोलूँ, हिस्ट्री पढ़े हुए IAS ऑफिसर को बोलूँ कि जरा कार का पुर्जा खोल के अब तक के दिखलाइए, क्या वो कर पाएंगे? सवाल यह है कि भारत के नागरिक होने के नाते मुझे ये हक है ये जानने का कि मैं जो वोट दे रहा हूँ कहाँ गया। और EVM में जिस तरह की हेराफेरी है वो सब शंका जाहिर है, सब कुछ हो चुका है। EVM लूटा भी जा रहा है, छेड़छाड़ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो सब वीडियो सब आते रहते हैं। अब सवाल है कि EVM से चुनाव कराएंगे, तो हम कह रहे हैं कि भाई VVPAT जो है कम से कम निकाल को पर्ची तो मुझे दिखाओ कि पर्ची देखेंगे। और मान लिया गलती से जिसको मैं वोट देना चाह रहा था कि उसको नहीं दिया, तो मैं पर्ची फाड़ सकता हूँ ना, अपना इनवैलिड कर सकता हूँ वोट।
ये पर्ची दीजिए कि मैं देख लिया कि मैंने इसको वोट दिया है, उसको डब्बा में डालेंगे, वीवीपैट काउंट कीजिए। तो वीवीपैट भी नहीं काउंट करेंगे, सारा आप कीजिए। समय कोई कम नहीं लग रहा है। आप 19 अप्रैल से लेकर और 4 जून तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया चलेगी, तो 1.5 महीना, तकरीबन 1.5 महीना से ज़्यादा, 1.5 महीना के आसपास पूरी इलेक्शन, तो समय कहाँ कम, संसाधन भी कम नहीं है, लाखों इंजीनियर उसमें काम कर रहे होंगे, कोई संसाधन की बात नहीं है। और हम लोग हड़बड़ी में नहीं है भाई। अगर मान लो टाइम भी लग रहा है तो 10 दिन बाद ही अगर रिजल्ट आएगा तो केयर टेकर गवर्नमेंट चलाएगी सरकार, 10 दिन बाद देख लेंगे। तो जिस तरीके से वीवीपैट को लेकर भी इलेक्शन कमीशन का रवैया है, उससे साफ पता लगता है कि पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। उनका काम फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है, फ्री और फेयर। जिस तरीके से 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई है आनन फानन में 1 दिन पहले, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 10 मिनट पहले दिया गया 6 नाम, तो कैसे वो पता कर पाया है कौन आदमी अमुक आदमी क्या है? नहीं। तो ये पूरा ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये लग रहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। जितने वो आर्गूमेंट दे रहे थे, मैं दावा कर रहा हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं, अगर इतना सब परफेक्ट है तो आप जो है दुनिया में जाके दावा करते हैं कि सबसे बड़ी लोकशाही है, और जहां मशीन ये बन रहा है, जहां टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, वहां तो मशीन से नहीं चुनाव हो रहा है। लंबी प्रक्रिया होगी। जब आपके इस जमाने में सर्विलांस सिस्टम है, इंटरनेट है, मतलब हाईली एक्यूट आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो आपको कौन बूथ लूटेगा? आप 7 चरण में, 1 चरण में भी नहीं करवा रहे हो। बिहार जैसे राज्य में जहां 40 सीट है, 7 चरण में वहां चुनाव है, 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक जाएगा। तो ये पूरा इंटेंशन क्लियर है, इसलिए ईवीएम का हमारा विरोध जारी रहेगा। हम लोग लगातार इसमें सवाल उठाते रहेंगे कि कम से कम फिलहाल वीवीपैट हमारी पूरी गिनती हो और हम लोग को वीवीपैट पर्ची मिले। वोट है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और जो सवाल हम लोग उठा रहे थे ईवीएम को लेकर, वो सवाल तो बॉम्बे में ऑपोजिशन के सारे लीडर्स ने उठाया तकरीबन। आज जिन्होंने नहीं उठाया उनसे आग्रह है कि इलेक्शन के बाद रोना मत, अभी से ही सवाल उठाना शुरू करो। सारे राहुल गांधी से लेकर तमाम ऐसे लोग इस बार बोल रहे हैं। इसलिए जो साथी पहले कहते थे कि आप लोग तो बोल रहे हैं लेकिन नेता नहीं बोल रहे हैं, तो उनको अब जवाब मुझे लगता है मिल गया है कि नेता भी अब बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ उठ रही है। इलेक्शन कमीशन का काम फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, फेयर नहीं दिख रहा है। हम वोट दे रहे हैं, कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। इलेक्शन जीते, अगर मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले मान लीजिए, तो आप इस सवाल पूछेंगे कि आप तो ईवीएम का विरोध कर रहे थे, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? सपोज विजेंद्र जी लड़े, सूरज जी लड़े, मैडम लड़े चुनाव, तो विकल्प कहाँ दे रहे हो? ईवीएम का विरोध तब भी जारी रहेगा जब हम लोग में से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे। विरोध करते ही रहेंगे, और हम में से कुछ लोग अगर जीत के गए तो पार्लियामेंट में भी इसका विरोध होगा। अगर ऑप्शन हमको दोगे तब ना कि भाई सूरज जी हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये विजेंद्र जी लड़ रहे हैं, तो ऑप्शन दोगे ना कि आप बैलेट से चाहते हैं कि ईवीएम से चाहते हैं। आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हमारे पास। तो इसलिए ये जो सवाल उठते हैं, कई एक्टिविस्ट हैं कि ईवीएम का नेता भी विरोध कर रहा है, इसका मतलब नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसलिए हम ये भी अपील करते हैं कि जितने ऑपोजिशन के लीडर हैं इस पर एक्शन ले, और दूसरा अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालें कि हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम को बंद करेंगे, कानून बनाकर बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। शुक्रिया।